एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम सीडीपी के क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये सीरीज हमारी यूपी टेट का जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है 23 जनवरी को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे पिछले लेक्चर है वो सारे लेक्चर भी आप लोग देखते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन किससे संबंधित है? तो ये आपको पता है कि गोलमैन जो है बुद्धि बुद्धि से संबंधित है। आपको पता है डेनियल गोलमैन ने बोला था कि जो भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसकी 100% जो सफलता होती है ना, वो संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपके पास संवेगात्मक बुद्धि है नहीं तो आप सफल ही नहीं हो सकते हैं, ऐसा मानना था डेनियल गोलमैन का। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास बुद्धि है, बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं आप बन जाते हैं इंजीनियर। ठीक है, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद अगर आप हैकिंग करने लगते हो जिससे हमारे राष्ट्र का पतन हो जाए, हमारे राष्ट्र का पतन होने लगे, ठीक है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचने लगे, मतलब आपके पास बुद्धि है, आप इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उस बुद्धि का अगर आप प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, इसका मतलब आपके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का यूज करके इंसान जो है राष्ट्र का कल्याण करता है, राष्ट्र का विनाश नहीं करता है ना। तो किसी भी व्यक्ति की सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का बहुत ज़्यादा वो रहता है, रोल रहता है। ओके, मान लीजिए किसी के पास बुद्धि है, कोई बन जाता है डॉक्टर, ये तो उसका इंटेलिजेंस हो गया, पढ़ा लिखा है और आईक्यू अच्छा है, कोर्स भी कर लिया, डॉक्टर बन गया। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है ना, तो उस अपनी डॉक्टरी का प्रयोग, अपनी पोजीशन का, अपने पोस्ट का प्रयोग गलत तरीके से करेगा। इसीलिए डेनियल गोलमैन ने बोला है कि हमारे पास संवेगात्मक बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति के पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं होती है वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा मानना था डेनियल गोलमैन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम का पठार एक ऐसी स्थिति होती है किसी बच्चे के विकासात्मक अवस्था के दौरान, जब उसकी लर्निंग ना बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। बच्चा कुछ भी याद करने में, कुछ भी मतलब पढ़ने में सक्षम नहीं रहता है, निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिव लर्नर बन जाता है ना। तो अधिगम के पठार का कौन सा कारण नहीं हो सकता है? देखो, पठार अलग होता है और वक्र अलग होता है। वक्र को तो मैंने एक दो बार समझाया है, लेकिन पठार का मतलब होता है जब प्रोग्रेस ना हो, जब किसी बच्चे में अधिगम के लिए ग्रोथ ना हो, कोई प्रोग्रेस ना दिखाई दे, उसे कहते हैं अधिगम का पठार। प्रेरणा की सीमा, ठीक है, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। ठीक है, प्रेरणा की सीमा होगी, ठीक है, तो उस अधिगम का पठार नहीं हो सकता है। मतलब विद्यालय का असहयोग, ये कोई जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मतलब शारीरिक सीमा हो जाएगी, ज्ञान की सीमा हो जाएगी, प्रेरणा की सीमा हो जाएगी, विद्यालय का असहयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई अगर आपके पास प्रेरणा की कमी है, ठीक है, आपको प्रेरणा बाउंड करती है, तो आपके अधिगम का पठार हो सकता है। शारीरिक सीमा, शारीरिक रूप से अगर कोई बच्चा अक्षम है, ठीक है, मान लो उसको कोई बीमारी से ग्रस्त हो चुका है, ठीक है, या फिर कोई और रीज़न हो फिजिकल, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ज्ञान की सीमा, अगर मान लो उसका आईक्यू कम है, उसका मेंटल लेवल कम है ना, ज्ञान की क्षमता कम है, तो ये भी एक अधिगम के पठार का कारण हो सकता है। लेकिन विद्यालय कभी भी अधिगम के पठार में जो है असहयोग नहीं करता है। ठीक है, विद्यालय का असहयोग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बताया था। निरंतर विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सतत रूप से, निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान जो है, विकास के दौरान मतलब
तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक ज्ञान मतलब डेवलपमेंट में तालमेल का होना ज़रूरी होता है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत जो होता है ये भी विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का मतलब हुआ जो मतलब जो मनुष्य का बच्चा है ना वो मनुष्य जैसा ही दिखेगा। जैसे आप हैं वैसे आपके बच्चे दिखेंगे। जैसे कि अब कोई गाय का बच्चा है तो वो बछड़े जैसा ही दिखेगा, ठीक है। छिपकली का जो बच्चा होगा वो छिपकली जैसे दिखेगा। इसे ही बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे आप हो वैसे ही आपका बच्चा होगा, राइट। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत काहे का सिद्धांत है, ठीक है। विकास का सिद्धांत तो है नहीं, ये शायद अधिगम का सिद्धांत है शायद। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है कौन सा सीखने के मुख्य नियमों के अंतर्गत नहीं शामिल है। आज ही मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में 2 प्रकार के मैंने नियम आपको बताए हैं। प्राथमिक नियम, प्राथमिक नियमों को मुख्य नियम भी कहते हैं, द्वितीयक नियमों को गौड़ नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है। देखो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन से थे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत आता है। बहुक्रिया और आंशिक क्रिया का नियम जो है ना ये जो है थॉर्नडाइक के द्वितीयक नियमों के अंतर्गत आता है। मतलब ये भी थॉर्नडाइक का नियम तो है लेकिन ये द्वितीयक नियम है, गौड़ नियम है, ठीक है। तो ये मुख्य नियमों में नहीं आता। बहुक्रिया का नियम का मतलब ये हुआ इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं करता है, इसी को कहते हैं बहुक्रिया का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऐसा किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है। क्रो ने बोला था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग भी अपने अपने आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए हुए समूह में प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो मैथ में जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है ना वो कुछ कुछ पढ़ के जाना। जैसे कि परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, और 1-2 क्वेश्चन आपके मीन मोड मीडियन इन सब से आ जाते हैं, ठीक है। तो जो बार बार आता है ना उसे बहुलक बोलते हैं। मतलब जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 2 3 5 2। अभी देखो 2-3 बार आया ना, तो अगर आपसे पूछता है कोई कि बहुलक कौन सा होगा तो 2 बहुलक होगा क्योंकि 2 की आवृत्ति ज़्यादा बार आई है, इसे ही बहुलक कहते हैं, ठीक है। जो रेपिटेशन होता है जिस नंबर का, ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं बहुलक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मैं डेली बताती हूँ, ठीक है। 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया है, एक है व्यवहारवादी और दूसरे हैं संज्ञानवादी, ठीक है। व्यवहारवादियों का मानना था कि कोई भी बच्चा लर्निंग करता है ना गलतियाँ कर कर के सीखता है। 100 बार गिरेगा फिर 100 बार उठ के फिर से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 100 बार गलतियाँ करेगा और गलतियाँ करके वो सीखता है। पियाजे का भी ऐसा मानना है ना कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, ठीक है, गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। ऐसा मानना है व्यवहारवादियों का, ठीक है। लेकिन संज्ञानवादियों का मानना है कि जो भी ज्ञान होता है ना, जो लर्निंग होती है ना, वो सूझ के द्वारा आती है। और सूझ कैसे आती है, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है ना तो हम उस समस्या को देखते हैं और तुरंत समाधान कर लेते हैं, इसे कहते हैं सूझ, ठीक है। तो संज्ञानवादियों का मानना है कि कोई ज़रूरत नहीं है बार बार गलती करने की, ठीक है। अगर हमारे पास कोई समस्या आएगी ना तो हम खुद ही उसका तुरंत सावधान कर लेंगे अपने दिमाग के द्वारा, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोहलर ने। देखो ये थॉर्नडाइक पावलोव वुडवर्थ ये लोग व्यवहारवादी हैं, ठीक है। और बाकी जो कोहलर है ना, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत मतलब ये संज्ञानवादी हैं। और इनका मानना है कि सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने, वोल्फगंग कोहलर ने।
ठीक है, इनका भी थ्योरी मैं कल कराऊंगी, कल या परसों। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहते हैं। मतलब जब आप किसी को फॉलो करते हो, ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी अभिव्यक्ति किसी की अच्छी लगती है, जैसे कि कोई किसी को एपीजे अब्दुल कलाम पसंद है, ठीक है, किसी को स्वामी विवेकानंद पसंद है, या फिर कोई पर्सनल लाइफ में किसी को फॉलो करता है, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, ठीक है। तो ऐसे करके जब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को हम फॉलो करने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, एक बार फिर से करा देती हूँ, और ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। देखो, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापना की थी विलियम वुंट ने 1889 या 1789 ऐसे करके है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। ठीक है, इन्होंने बोला था, इन्होंने चेतना पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में एक जगह है लिप्जिंग, वहाँ पे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, और प्रेजेंट टाइम में इस प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो विलियम वुंट ने स्थापित की। कहाँ पे स्थापित की, लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की। वर्तमान समय में जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। यार, भाटिया जो है बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है। ठीक है, जब कोई भी आपकी इच्छा है ना, ठीक है, उसमें बार बार रुकावट पड़ने लगे, है ना, तो कौन सा तनाव उत्पन्न होता है, सामवेगिक तनाव होता है। आप बताइए ज़रा। आपकी इच्छाएं हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, जब उसमें रुकावटें आने लगती हैं, ठीक है, जब आपकी जो इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, तो उसमें क्या होने लगता है, द्वंद्व पैदा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा व्याख्या करता है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछ रहे हैं ये लोग, अंतर्दृष्टि और मतलब क्या क्या ही पूछ रहे हैं। आपको ये याद रखना है, सूझ या अंतर्दृष्टि होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की है, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। और संज्ञानवादी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने क्या किया था, सूझ का सिद्धांत दिया था ना। इनका मानना था ना, कोई भी समस्या आती है हम तुरंत उसका समाधान कर लेते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान या संज्ञान के द्वारा। मनोवैज्ञानिक भाषा में ज्ञान को बोलते हैं संज्ञान। ठीक है, तो बार बार आप कंफ्यूज मत होना कि ये ज्ञान क्या है, संज्ञान क्या है। ओके, बाल मनोविज्ञान, अच्छा हाँ, इसका आंसर तो बता दूँ। इसका आंसर है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, और गेस्टाल्टवादी ही संज्ञानवादी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पे आपको बताना है कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ही एक जैसे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखो, बाल मनोविज्ञान के आधार पे क्या होता है कि हर बच्चा अलग परिवेश से आता है। ठीक है, हर बच्चा अलग घर से आ रहा है। आप उसकी परिस्थितियाँ जानते हो, नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हैं, एज ए टीचर आप जानने की कोशिश करिए कि उसका आसपास का वातावरण कैसा है, क्या चल रहा है उसके घर में, उसकी लाइफ में, बिल्कुल जानना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, तभी आप उसे अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है,
क्योंकि उसके हर बच्चे की सामाजिक, आर्थिक, मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक जो है परिस्थिति अलग होती है। हर बच्चे की अलग पृष्ठभूमि होती है, ठीक है? किसी को भाई सब कुछ मिल रहा है, सारे संसाधन हैं, किसी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके। किसी के माता-पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी के माता-पिता पढ़े लिखे हैं ही नहीं, ठीक है? किसी के यहाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, भले ही उनके माता-पिता पढ़े हैं लेकिन घर की कुछ टेंशन है, ठीक है? तो मतलब हर बच्चा जो है अलग परिवेश से आता है, अलग परिस्थिति से आता है। इसीलिए क्या होता है, सबकी अलग भाषा भी होती है ना? तो इसलिए क्या होता है कि मनोविज्ञान के आधार पे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है? और यही जो विशिष्टता होती है ना, ये एक अपॉर्च्युनिटी की तरह होती है लर्निंग करने के लिए। लर्निंग करने के लिए जो ये विविधता है ना कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है ना, इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए एक टीचर को, ठीक है? जब अलग होंगे ना तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे भी, ठीक है? तो इसका बहुत फ़ायदा भी होता है लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, ठीक है? किसी भी कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो पहली अवस्था क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए ज़रा कमेंट करके, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है? तो उसका पहला स्टेज क्या है? कल्पनाशीलता, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन द्वारा मापन किया जाता है, ठीक है? बिने साइमन मैंने आपको बताया है बिने साइमन कौन है। पहले क्या होता था, बुद्धि का परीक्षण किया जा पहले मतलब बुद्धि का कोई परीक्षण ही नहीं होता था। लोगों की ऐसी धारणा बनी होती थी, जो कोई ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब जिसका शरीर ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है? उसके पास ज़्यादा बुद्धि होती है। पहले, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो दुबला-पतला होता है उसके पास बुद्धि ही नहीं होती है। मतलब ये कोई तर्क हुआ क्या? इसमें ना तो कोई वैज्ञानिकता थी, ना तो कोई तर्क था, ठीक है? लोग ऐसे ही बोल देते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि बुद्धि परीक्षण किया जाता है बिने साइमन के द्वारा। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि बिने और साइमन नाम के 2 व्यक्ति थे, वो फ्रांस की नगर पालिका में टीचर थे, ठीक है? तो उनके प्रिंसिपल ने बोला कि हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है बहुत ख़राब जा रहा है, अभी आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? तो बिने को बहुत चिंता होती है, बिने ने सोचा कुछ करते हैं, आखिर क्यों इतना ख़राब रिज़ल्ट जा रहा है हमारे स्कूल का? तो बिने ने सोचा कि चलो इन बच्चों का परीक्षण करते हैं, बुद्धि परीक्षण, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, बच्चों का बुद्धि परीक्षण करते हैं और बुद्धि परीक्षण का आधार क्या था, मानसिक आयु। हर शब्द से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो बिने साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस की नगर पालिका के। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है? पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बिने साइमन ने किया था। पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया था? इन्होंने ही किया था, बिने साइमन, क्योंकि इनका परीक्षण हो जाता है सफल, ठीक है? पहला जो है बुद्धि परीक्षण जो बिने साइमन द्वारा किया गया था, उसका आधार क्या था? मानसिक आयु था उसका आधार, ठीक है? पहला बुद्धि परीक्षण जो था, शाब्दिक था कि अशाब्दिक? भाई बिने साइमन ने जो पहला परीक्षण किया था ना, वो शाब्दिक था। देखो, 2 परीक्षण आपसे पूछे जाते हैं, शाब्दिक या अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है जो पढ़े लिखे व्यक्तियों पे जो परीक्षण किया जाता है वो शाब्दिक होता है, और जो अनपढ़ लोगों पे परीक्षण किया जाता है वो अशाब्दिक होता है। तो बिने साइमन ने स्कूल के बच्चों पर परीक्षण किया था ना, तो ये शाब्दिक परीक्षण था, क्योंकि स्कूल में तो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, है ना? तो आज हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आज मैं इतना ही करा पाऊँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो बिने साइमन ने किसका परीक्षण किया था? बुद्धि का किया था, ठीक है? बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो है मापन किया गया था बुद्धि का, ओके?